गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सुशीला शर्मा की कक्षा में आपका स्वागत है बच्चों। तो आज हम कक्षा 11वीं और 12वीं दोनों में ही आने वाला एक टॉपिक है जिसके विषय में हम पढ़ेंगे, वो है आलेख। तो बच्चों, आलेख क्या होता है, सबसे पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। और ये कक्षा 11वीं में भी और 12वीं में भी एक प्रश्न पत्र का महत्वपूर्ण अंग है। ये 5 नंबर का आपके प्रश्न पत्र में आता है बच्चों, आलेख। तो आलेख का अर्थ क्या है, आलेख होता क्या है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो आलेख का अर्थ और परिभाषा। आलेख यानी कि लेख अर्थात निबंध का ही एक रूप है। अब आलेख जो है, इसमें से यदि हम आ को घटा दें तो लेख ही बचता है। और लेख क्या होता है, कुछ भी, किसी भी विषय पर बहुत अच्छे प्रकार से लिखना। अब लेख अर्थात निबंध का ही एक रूप है, मैंने बताया आपको। इसमें विचारों की प्रधानता होती है। तो बच्चों, इसमें विचारों की प्रधानता होती है। अब गद्य लेखन की इस विधा के अंतर्गत, गद्य लेखन की ये विधा है। अब गद्य लेखन की इस विधा के अंतर्गत किसी विषय पर विशेष विचारों पर और श्रृंखलाबद्ध करके और तर्कपूर्ण और विश्लेषणात्मक प्रस्तुति इस पर की जा सकती है। अब आलेख को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है, आलेख की परिभाषा बताते हुए इसको परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि पत्रिकाओं में प्रकाशित किसी भी वर्णनात्मक या विवेचनात्मक निबंध, लेख अथवा रचना, इसका विवेचन किया जाता है। संपादकीय से जो है अलग होकर भी प्राय संपादकीय पृष्ठों पर प्रकाशित किए जाने वाले इस लेख का विषय समाज और राजनीति, व्यापार, मनोरंजन, खेल आदि कुछ भी हो सकते हैं। अब आलेख के जो है कुछ एक चरण होते हैं, आलेख लेखन के एक चरण होते हैं। अब वो चरण क्या है, इसकी सबसे पहले भूमिका। अब भूमिका जो है शीर्षक के अनुरूप और संक्षिप्त होनी चाहिए। भूमिका हम जब इसकी लिखते हैं तो इसकी शीर्षक के अनुरूप और संक्षिप्त ही भूमिका इसकी होनी चाहिए। विषय का प्रतिपादन क्या है, अब इसके अंतर्गत विषय का वर्गीकरण, उसका रूप, उसका आकार एवं क्षेत्र आते हैं। हाँ, विषय के प्रतिपादन में एक तारतम्यता सी होनी चाहिए, क्रमबद्धता यानी कि जिसको हम बोलते हैं, उस पर हम विशेष ध्यान देना चाहिए। अब तुलनात्मक चर्चा होती है इसमें, इसके अंतर्गत विषय वस्तु का तुलनात्मक विश्लेषण किया जाता है। हाँ, निष्कर्ष अब इसका क्या होता है, इसमें संपूर्ण आलेख का सार जो है वो समाहित होता है। ये निबंध का ही एक छोटा रूप है। जिस प्रकार हम निबंध लिखते हैं उसमें भी हम 4-5 बिंदुओं पर खासकर ध्यान देते हैं, ऐसे ही हम आलेख भी लिखते हैं, लेकिन उसका जो रूप है वो थोड़ा सा छोटा होता है। और उसमें क्या करते हैं, हम भाषा शैली को जो है बहुत अच्छे इस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं कि जो पाठकगण होते हैं वो किसी भी प्रकार से इससे उबे नहीं। तो इसमें जो है शब्दों का चयन बहुत ही सोच समझकर बहुत अच्छे प्रकार से हमें करना चाहिए। कुछ एक और जो बातें जिस पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तथ्यों एवं आंकड़ों पर। हाँ, अब जो हम आलेख में जो तथ्य लिखते हैं, किसी भी चीज़ के जो आंकड़े लिखते हैं, उसका उल्लेख पूर्ण और स्पष्टता के साथ हमें देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी जो किसी भी प्रकार की बातें जब हम बता रहे हैं या किसी की सूचना जब हम दे रहे हैं तो इसमें हम गलत आंकड़ों का या गलत तथ्यों का हम वर्णन करें नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, वैचारिक एवं तकनीकी कुशल भाषा का प्रयोग हमें करना चाहिए। वैचारिक और तकनीकी के साथ साथ हमें कुशल भाषा का प्रयोग इसमें करना चाहिए। भाषा सरल हो, सहज हो, रोचक हो, सुग्राह्य हो, यानी कि पाठक की आसानी से समझ में आने वाली भाषा हो। हाँ, आलेख के अंतर्गत भ्रामक अथवा संदिग्ध सूचनाओं को सम्मिलित नहीं करना चाहिए। जो भ्रांति पैदा करने वाली होती हैं या फिर जो है संदिग्ध सूचनाएं जो होती हैं उसके बारे में हमें इसमें नहीं लिखना चाहिए। आलेख की जो भूमिका होती है, इनके जो आमुख, इसका इंट्रो जिसको हम कहते हैं, तथा समाप्ति, निष्कर्ष जिसको हम कहते हैं, ये वाला भाग रोचक और उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। तो हम इसका एक जो है एक आलेख मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ, जिसको आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उसी प्रकार आप भी आलेख लिखने का प्रयास करेंगे। अब जैसे हमने एक हमारा विषय आता है मेक इन इंडिया। अब मेक इन इंडिया ये एक आपका टॉपिक है, इस पर आपने आलेख लिखना। तो आप किस तरह से आलेख लिखेंगे। अब मेक इन इंडिया यानी कि सोच जो अब एक मिशन है। हाँ, मेक इन इंडिया सोच जो अब एक मिशन है, इसका अर्थ है हमारी आवश्यकताओं से संबंध अधिकाधिक वस्तुओं का निर्माण भारत में किया जाना। अब दूसरे शब्दों में कहें तो मेक इन इंडिया मिशन, मेड इन इंडिया के स्वर्णिम स्वप्न को पूर्ण करने का एक मिशन है। अब मेड इन इंडिया उन्हीं वस्तुओं पर अंकित किया जाता है जिनका निर्माण हमारे देश में किया गया हो। हाँ, मेड इन इंडिया यानी कि जिस देश के द्वारा जिस जगह पर वो चीज़ें बनाई जाती हैं
तो जिस देश के द्वारा ये चीज़ बनाई जाएगी उन्हीं पर हम मेड इन इंडिया लिखते हैं। तो मेड इन इंडिया उन्हीं वस्तुओं पर अंकित किया जाता है जिनका निर्माण हमारे देश में किया गया हो, और जिन वस्तुओं का निर्माण हमारे देश में किया जाता है उनकी कीमत अपेक्षाकृत कम ही रहती है, बजाय कहीं और से यानी कि किसी दूसरे देश से मंगवाने की बजाय यदि हम अपने ही देश में अपनी चीज़ का उत्पादन करते हैं तो उस चीज़ की कीमत जो वो बाहर की चीज़ों की अपेक्षा कम होती है। इस प्रकार एक दूरदर्शी अभियान का सबसे अधिक लाभ देशवासियों को ही होता है। अब जो है जैसे प्रधानमंत्री ने 2014 में नई दिल्ली में स्थित विज्ञान भवन में मेक इन इंडिया मिशन का शुभारंभ करते हुए कहा था, हम नहीं चाहते कि किसी भी उद्योग को बाहर छोड़कर जाने के लिए मजबूर होना पड़े। हाँ, हम नहीं चाहते कि किसी भी उद्योग को, किसी भी कंपनी को बाहर छोड़कर जाने के लिए मजबूर होना पड़े। हम चाहते हैं कि हमारी कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तरह चमकें। हाँ, जो विदेशों में जो कंपनियां इतना पैसा कमाती हैं या उनका नाम है, उनकी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, ऐसा लोग मानते हैं, तो हमारी कंपनियां भी जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तरह ही चमकें। इस अवसर पर उन्होंने निवेशकों को यह आश्वस्त करते हुए कहा था कि सरकार उनका पैसा डूबने नहीं देगी। हाँ, इस महत्वाकांक्षी मिशन को शेर के कदम जैसा बतलाया गया था। अब इस मिशन का लोगो भी अत्याधुनिक तकनीकी संपन्न शेर रखा गया था। हाँ, शेर रखा गया था। इस मिशन का जो लोगो भी है वो भी अति आधुनिक ही रखा गया था, जो था शेर। अब शेर इस मिशन का जो है नाम रखा गया था। और वास्तव में इस अभियान का उद्देश्य विदेशी निवेशकों को देश में बढ़ावा देने के साथ साथ सुस्त पड़े उद्योग धंधों को भी पटरी पर लाना है, ताकि निर्माण के क्षेत्र में हमारा देश वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना सके। हाँ, स्वयं नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में सरकार को उद्योगपतियों, शिक्षाविदों और नौजवानों की सोच में एक रूपता लाने की आवश्यकता है। ऐसी आशा की जाती है कि आने वाले समय में इस अभियान में देशवासियों को हर स्तर पर लाभ मिलेगा और मेक इन इंडिया अभियान स्तर पर अपनी पहचान बनाने में इसको सफलता हासिल होगी। तो बच्चों, इस तरह से हमने एक सैंपल पढ़ा है मेक इन इंडिया। तो किस तरह से ये एक आलेख लिखा गया है, इसी तरह से आप भी बहुत सारी बातें अपने आलेख में लिख सकते हैं। किसी भी विषय पर आलेख पूछा जा सकता है, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो राष्ट्रीयता से संबंधित हो, चाहे वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों से, किसी भी विषय पर कोई भी आलेख आपसे पूछा जा सकता है। तो वो आप अपनी भाषा में बहुत अच्छे से, यदि उनके आंकड़ों का आपको सही से पता है तो ही आप लिखें। यदि उसके आंकड़ों का आपको सही ज्ञान नहीं है तो गलत आंकड़े आपको उसमें लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हाँ, आप अंदाज़न उसको लिख सकते हैं, लेकिन उसको लगभग करके भी लिख सकते हैं कई आंकड़ों को, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लगभग के चलते और वो बिल्कुल ही उससे अलग हो, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो बच्चों, एक और हम आलेख यहाँ पर देखते हैं जिसका विषय है शहरी विकास की चुनौतियाँ। अब शहरी विकास की चुनौतियाँ क्या क्या हैं? हम शहर में रह रहे हैं और शहर में कैसे विकास हो रहा है और उसकी हमारे सामने कैसे कैसी चुनौतियाँ आ रही हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। अब देखो, हाल ही में शहर में अनेक महत्वपूर्ण चुनौतियाँ हमारे सामने आ गई हैं। जैसे दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में विशेषकर वैध अवैध निर्माण के विवादों ने बहुत जोर पकड़ लिया है। अवैध निर्माण हटाने के नाम पर या फुटपाथों को खाली करने के नाम पर एक के बाद एक ऐसे कई आदेश जारी किए जाते हैं जिनसे केवल दिल्ली जैसा एक महानगर ही लाखों लोगों की आजीविका छीनने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। अब इससे इनकार नहीं करना होगा या इनकार न करें कि शहरों और महानगरों में निर्माण व फुटपाथ कार्यों को कई स्तरों पर अनुशासित करना बेहद ज़रूरी हो गया है, लेकिन दूसरी ओर यह भी उतना ही सच है कि लाखों लोगों की आजीविका को उजाड़ कर कोई खुशहाल शहर नहीं बसाया जा सकता। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? यदि अनुशासन लागू करने का कार्य सावधानी से और लोगों की आजीविका को बचाते हुए किया जाए तो इसका स्वागत ही होगा, क्योंकि शहरी विकास को अनुशासित करने की आवश्यकता तो सब स्वीकार करते हैं। अगर गंभीर दुर्घटना की संभावना रखने वाला कोई उद्योग रिहायशी क्षेत्र में चल रहा है तो उसे वास्तव में शीघ्र से शीघ्र हटा देना चाहिए या बंद करवा देना चाहिए। हाँ, यदि कोई रिहायशी क्षेत्र में चल रही दुकान आसपास के लोगों की परेशानी का कारण बन रही है तो उसे पहले चेतावनी मिलनी चाहिए और फिर उसमें सुधार न करने पर उसे बंद करने के आदेश होने चाहिए। क्योंकि हम आज जो है अपने प्रतिदिन के जीवन में, दिनचर्या में देखते हैं कि कितने ही इस तरह की दुकानें जो हैं जो हमारी दिनचर्या में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। अब पढ़ने वाले बच्चे भी होते हैं, बीमार लोग भी होते हैं,
और कई तरह के लोगों को इन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि साथ में ही घर है और साथ में ही कोई कारखाना चल रहा है। इससे तो जो साथ में रह रहे लोग, उनका जीवन ही दूभर हो जाता है। और इस तरह के जो है परेशानी हमारे जीवन में आती ही रहती हैं। और ये जो कारण हैं तो उनके लिए सबसे पहले जो रिहायशी क्षेत्र में चल रहे इस तरह के जो कारोबार हैं उनको पहले चेतावनी देनी चाहिए और फिर सुधार न करने पर उनको बंद करने के आदेश ही देने चाहिए। यदि कुछ रेहड़ी वाले हैं, सफाई का ध्यान नहीं रख सकते हैं और ज़्यादा भीड़ एकत्र कर रहे हैं, उन्हें सफाई करने में ज़रूरत से अधिक जगह न लेने के कड़े निर्देश दिए जा सकते हैं। अच्छा, न मानने पर उनको हटाया भी जा सकता है, क्योंकि हर काम के लिए एक उचित जगह होती है। यदि वो उचित जगह का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और तो उसको चेतावनी देकर फिर उसको हटाया जा सकता है। ज़्यादातर शहरों में ये चुनौतियां आ रही हैं। संक्षेप में यदि कहें तो भरसक प्रयास करना होगा कि गैर जिम्मेदार व्यवहार करने वाले या दूसरों की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले दोषी के विरुद्ध कार्यवाही अवश्य ही करनी चाहिए, लेकिन हजारों लाखों लोगों को बेरोजगार या बेघर करने का निर्णय न लिया जाए। हाँ, यदि आपको ऐसा लगता है कि इन चीज़ों से इनकी आजीविका चलती है तो और इसके साथ हजारों लाखों लोग जुड़े हुए हैं, तो ये सब करने का निर्णय बहुत जल्द नहीं लिया जाना चाहिए। हाँ, सरकार कुछ निर्माण जरूर करती है, लेकिन बुनियादी तौर पर शहरों को सरकारें नहीं बनाती हैं। हाँ, यह कार्य लोग करते हैं। दिल्ली सरकारी नौकरियों का सबसे बड़ा केंद्र है। हाँ, दिल्ली जो सरकारी नौकरियों का सबसे बड़ा केंद्र है, तो भी यहाँ के अधिकांश लोग अपने बल पर ही रोजी रोटी जो प्राप्त करते हैं। आम लोगों की मेहनत व रचनात्मकता ने प्रतिकूल परिस्थितियों को और कम संसाधनों में जो हासिल किया उसे तिरस्कृत करना उचित नहीं होगा। दिल्ली जैसे शहरों के कई वर्कशॉप, छोटे छोटे उद्योग धंधे जो सामने निकल कर आते हैं। अच्छा, उनमें से जो हम सामान अपने दिन प्रतिदिन की जीवन में जो हम प्रयोग में लाते हैं उसके बारे में लोग हैरान हो जाते हैं। हाँ, इतने सस्ते में इतना अच्छा काम कैसे हो जाता है। इनके छोटे छोटे ही कारखाने क्यों ना हो, लेकिन उनमें फिर भी इतना अच्छा सामान बनाया जाता है जो हमारे बाज़ारों के लिए, हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होता है और बहुत ही सस्ते दामों पर वो हमें मिल जाता है। तो इस उपलब्धि के पीछे कम मजदूरी पर काम करने वाले अनेक हुनरमंद कारीगर हैं, जो कार्यस्थल के पास ही रहने के कारण कम मजदूरी में भी गुजारा कर लेते हैं। बस्तियों और गलियों में कितने ही छोटे छोटे कार्य ऐसे चल रहे हैं जो एक दूसरे के पूरक हैं। अब नियोजित शहरी विकास की आयातित धाराओं को इन्हें अनुचित नहीं ठहराया जा सकता। अब ज़रूरत इस बात की है कि अपने शहरों और जनसाधारण की ज़रूरतों के आधार पर ही हमें उचित शहरी विकास और शहरी नियोजन के मानदंड तैयार करने चाहिए। अब चुने हुए प्रतिनिधियों व सरकार की जिम्मेदारी है कि वह शहर के विकास को अनुशासित करने के लिए साथ में जो जनसाधारण के आवास व आजीविका के बुनियादी अधिकारों की रक्षा करें। ऐसे उन्हें कानून बनाने चाहिए जिनसे जनसाधारण के इन अधिकारों की रक्षा हो सके। सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को इस दिशा में प्रभावशाली भूमिका निभानी होगी। यह राजनीतिक दलों के आपसी टकराव का मुद्दा ही नहीं, अपितु लोकतंत्र पर जनसाधारण की आस्था बनाए रखने का कार्य भी है। तो बच्चों, इस तरह से हमने ये पढ़ा कि शहरी विकास की चुनौतियाँ, शहर के विकास में किन किन चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ता है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शहर का विकास तो होता है, लेकिन उस विकास में कई तरह की ऐसी चुनौतियां हमारे सामने आती हैं जिसको हम चाहकर भी दूर नहीं कर पाते। तो उनके लिए कोई उचित समाधान ही होना चाहिए। नहीं तो ऐसा हो कि जो लोग रोज़गार जिनसे संबंधित है उन्हीं को वहाँ से हटा दिया जाए, या फिर ऐसा भी ना हो कि हमारे प्रतिदिन में आने वाली जो दुविधाएं हैं उनको हम दूर ना कर पाए। तो इन सब चीज़ों का समाधान जो बहुत ही सोच समझकर और एक बड़े पैमाने पर ही हमें करना चाहिए। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा ये आलेख जो है एक लेखन की, गद्य की एक कला है, और ये कला आना भी हमें बहुत ही आवश्यक है। एक निबंध का छोटा रूप हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि अगर आलेख के आगे से हम आ हटा देते हैं वो सिर्फ लेख रह जाता है, और किसी भी विषय पर कोई भी लेख हम आसानी से लिख सकते हैं यदि हम इसका बार बार अभ्यास करेंगे। तो यदि हमारी भाषा पर अच्छी पकड़ होगी, हमारे सोचने समझने की क्षमता अच्छी होगी और हमारे पास शब्दों का भंडार होगा, तो हम किसी भी विषय पर कोई भी अच्छा लेख लिख सकते हैं। और ये आपके प्रश्न पत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है जो कि परीक्षा में 5 अंक का आता है। तो बच्चों, बार बार जो है आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में से अपनी जो हिंदी व्याकरण की जो आपकी पुस्तिका है उसको आप पढ़िए। उसमें आपको बहुत सारे ऐसे लेख मिलेंगे, आलेख मिलेंगे, और जो आप प्रतिदिन अखबार पढ़ते हैं,
अखबार में भी आपको बहुत सारे ऐसे लेटेस्ट जो आपको पढ़ने के लिए न्यूज़ मिलती हैं, उसमें से भी आप कोई ना कोई लेख बना सकते हैं और उसमें भी बहुत सारे लेख आते हैं। तो आप उन चीज़ों को भी एक बार ध्यान से पढ़ेंगे और इसका अपने जीवन में अभ्यास करेंगे। और बच्चों, आपको कम से कम 2 आलेख अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने हैं। थैंक यू।